अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। समंदर अपनी चुप्पी तोड़ता है तो कितनी तबाही मचाता है, तबाही का क्या मंजर होता है, ये आज तब देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों से अम्फान तूफान टकराया। चारों ओर तबाही का मंजर था। कई छतों को उड़ते देखा गया। आप देखिए जो टीन की चादरें थी वो उड़ती देखी गई। पेड़ जमीन पर धराशायी हो चुके थे, बिजली के खंभे गिरे पड़े थे, बिजली गुल हो गई थी और लगभग 5500 घरों को नुकसान पहुंचने की अभी शुरुआती खबर है। ओडिशा और बंगाल से दोनों राज्यों से अभी दो दो लोगों की मृत्यु की खबर है, लेकिन चूंकि संचार नेटवर्क को भी थोड़ी सी नुकसान पहुंचा है तो इसलिए माना जा रहा है कि अभी और जो जानकारी है वो थोड़ा सा देर से मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगर बताएं तो इस तूफान ने, इस महाचक्रवात ने काफी नुकसान पहुंचाया है उड़ीसा को और बंगाल को। एक कोरोना वायरस क्या कम था जो ये अम्फान भी आ बैठा। और अगर हम आपको पूरी बात बताएं, ये जो चक्रवात आया है तो पश्चिम बंगाल में बुधवार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई और जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 लोगों की मृत्यु पश्चिम बंगाल से ऐसी खबर आ रही है। चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। चक्रवात की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, वहीं कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कम से कम 7 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने के समय चक्रवात के केंद्र के पास हवा की गति 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले में पेड़ उखड़ने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस बीच खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में अम्फान चक्रवात की वजह से 5500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कोलकाता के टंगड़ा इलाके में पेड़ गिरने की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं तथा गबीना खटिक रोड और न्यू टंगड़ा रोड में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कोलकाता में तेज हवाएं और बारिश आ रही है और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ओडिशा के बालासोर समुद्री तट पर पहुंचे इस चक्रवात के कारण ओडिशा के तटीय जिलों में बिजली के ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है। ओडिशा में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 16 इकाइयों के रूप में ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स की 15 टीमों, ओडिशा वन विकास निगम की 75 टीमों और 217 अग्निशमन दल प्रभावित जिलों में तैनात है। ओडिशा में तैनात इन टीमों ने बड़े पैमाने पर यहां अवरुद्ध हुए रास्तों और अन्य सेवाओं को शुरू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने नई दिल्ली में कहा कि ओडिशा में 20 टीमों को तैनात कर दिया गया है जबकि पश्चिम बंगाल में 19 टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमों ने सड़कों को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है, वहीं पश्चिम बंगाल में तैनात टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख लोगों को और ओडिशा में करीबन 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। टीवी फुटेज में दीघा तट पर समुद्र की काफी ऊंची लहरें दिख रही हैं। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया, वहीं कच्चे मकान गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि उत्तरी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। हवाओं की गति बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि चक्रवात का सबसे घातक हिस्सा तट पर पहुंच गया है, जिससे तीनों जिलों में भारी बारिश हुई। तूफान के केंद्र का व्यास 30 किलोमीटर का था। कोलकाता में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर से आने वाली खबरों में कहा गया है कि खपरेल मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए या उखड़ गए। भारी बारिश के कारण कोलकाता के निचले इलाकों में सड़कों और घरों में पानी जमा हो गया। चक्रवात के कारण ओडिशा के पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, गंजम, भद्रक और बालासोर जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। चक्रवात बुधवार देर रात तक ओडिशा से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उस समय तक
खड़ी फसलों, पेड़ों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में 5 मीटर तक का ज्वार उठ सकता है, जो 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को जलमग्न कर सकता है। पश्चिम बंगाल में कल तक तेज हवाएं और भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। असम और मेघालय में भी बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में नदिया और मुर्शिदाबाद पार करने के बाद देर रात तक चक्रवाती तूफान के कमजोर होने की उम्मीद है। बाद में इसके कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसमें नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि घरेलू यात्री उड़ानों को 25 मई से क्रमिक तरीके से बहाल किया जाएगा। हालांकि पुरी ने यह नहीं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें कब बहाल होंगी। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच देश में 25 मार्च से सभी व्यावसायिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं। पुरी ने ट्वीट किया, घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई 2020 से क्रमिक तरीके से फिर शुरू हो जाएगा। सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को 25 मई से परिचालन के लिए तैयार रहने को सूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय यात्री परिवहन के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं यानी एसओपी अलग से जारी कर रहा है। इस बीच स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने यात्री सेवाएं बहाल करने के फैसले का स्वागत किया। दरअसल महामारी की वजह से विमानन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है और भारत समेत अनेक देशों ने व्यावसायिक उड़ानों को पूरी तरह निलंबित करने का फैसला किया था। हालांकि मालवाहक विमान, चिकित्सा आपात उड़ानें तथा डीजीसीए द्वारा मंजूर अन्य विशेष उड़ानों को इस अवधि में अनुमति दी गई। तो इस तरह हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 25 मई से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। दरअसल सरकार ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। जमीन पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सब कुछ सामान्य होने की ओर है, तो अब आकाश में भी उड़ानों को इजाजत दे दी गई है। वहीं अगर ट्रेनों की बात करें तो भारतीय रेल ने फैसला किया है कि जो 100 जोड़ी ट्रेनें यानी कि 200 ट्रेनें जो कि मेल एक्सप्रेस होंगी उसको चलाया जाएगा। तो आपको हम मिलवाते हैं भारतीय रेल के एक अधिकारी से और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो ट्रेन यात्राएं शुरू हो रही हैं और किस तारीख से शुरू हो रही है, कैसे इसमें बुकिंग होगी और अन्य क्या जरूरी चीजें हैं वो आपको बता रहे हैं। आइए सुनते हैं इनको। हमने पिछले कल के दिन में सिर्फ 204 ट्रेनें चलाई हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट ट्रेन है। हम 204 से ये नंबर 300 तक, 300 से अधिक भी कर सकते हैं। सारे स्टेट गवर्नमेंट से हमारी लगातार बात चल रही है। माननीय रेल मंत्री ने भी अनुरोध किया है सभी से कि कृपया आगे आएं और इन श्रमिकों को साथ में ले जाके श्रमिक स्पेशल के माध्यम से भेजें। तो पूरी तरह से रेलवे सजग है कि इन श्रमिकों को उनके घर में पहुंचाने के लिए जो भी भरसक प्रयास है वो हम करेंगे। सारे जनरल मैनेजर, सारे डीआरएम्स को ये निर्देश दे दिया गया है कि वो इस बारे में स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी संपर्क में रहें और उनके द्वारा रिक्वायरमेंट मिलने पर तुरंत ही इस ट्रेन की व्यवस्था करें। देखिए, भारतीय रेल ने यह फैसला लिया है कि 1 जून से हम 100 पेयर्स ट्रेन यानी 200 ट्रेन चलाने जा रहे हैं। ये मुख्यतः गैर वातानुकूलित ट्रेन रहेंगी और इसका उद्देश्य है कि जो लोग अभी देश के विभिन्न शहरों से कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं उनके लिए ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। इसकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। इसका प्रोटोकॉल सेम वही रहेगा जो अभी हमारी स्पेशल ट्रेन्स का रह रहा है। इन ट्रेनों की जानकारी शीघ्र ही हम सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अब कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से फुर्सत ही नहीं है। अब आप देखिए कि प्रियंका गांधी ने बसों की राजनीति करनी चाहिए। यूपी की सरकार ने उन बसों को आने की अनुमति नहीं दी। बताया कि आपने जो नाम भेजे हैं, बसों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं, वो बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो तो ऑटो के हैं, टैक्सी के हैं, निजी कार के हैं, एम्बुलेंस के हैं, टाटा मैजिक के हैं। फिर बात सामने आई कि 460 बसों का तो जो सर्टिफिकेट ही नहीं है, कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है, कि वो बसें चलने योग्य हैं भी नहीं। लेकिन फिर गहलोत सरकार ने कह दिया कि जो पुराने सर्टिफिकेट हैं फिटनेस के वही मान्य होंगे, उनकी अवधि बढ़ा दी गई। तो इस तरीके से शहमात का खेल जारी रहता है। हालांकि वो जो बसें हैं कांग्रेस की वो वापस लौट गई राजस्थान को। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन सब मुद्दों पर आज कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी आज इस मामले पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला था। फिलहाल आपको सुनाते हैं सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी मदद करने के लिए पूरे देश को सामने आना चाहिए था और आज जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो निंदनीय है। केंद्र सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए थी, राष्ट्रव्यापी नीति, ताकि इस प्रकार की गलतफहमी पैदा ना हो। और आज अगर कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को। लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना,
कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहाँ तक उचित है? आज हम लोग अगर श्रमिकों के लिए ट्रेन करा रहे हैं, बसें करा रहे हैं, तो उसमें आपसी तालमेल होना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहें तो बहुत जल्द सभी श्रमिक अपने घर गांव पहुंच सकते हैं। जिन लोगों ने इस देश का निर्माण किया है, बिल्डिंगें बनाई हैं, हाथों से मजदूरी कर कर खून पसीना बहाया है, इस देश को इतना विकसित किया है, उन लोगों के जीवन को अगर हम सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं तो अपना धर्म निभा रहे हैं क्या? और मुझे बड़ा खेद है कि यूपी सरकार बार बार बसों का पहले अलाउ नहीं कर रही है, फिर कहती है इन बसों को आप लखनऊ भेजिए, फिर कहती है बसों का रजिस्ट्रेशन ख़राब है। और हम रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में लोग ट्रकों में कंटेनर्स के अंदर छुप छुप कर आ रहे हैं, उनको परमिशन है क्या? तो ये मानवीयता के आधार पर केंद्र सरकार को और विशेष रूप से यूपी सरकार को परमिशन देनी चाहिए। और जो हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं उसमें सब लोगों का सहयोग लेकर कर रहे हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए।